हेलो डियर। तो आज हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40वां नंबर का ये वीडियो है। अभी तक हम लोग इससे पहले 39 वीडियो तक कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। अब कोशिश करेंगे कि डेली 100 MCQ लाया जाए आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए, और निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। यहाँ पे पूछ रहा है इसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है। देखिए, एलिनिन एमिनो एसिड तो है लेकिन इसेंशियल नहीं है। आपको पता है टोटल कितना एमिनो एसिड है, 20, ठीक है ना। सेरिन भी है लेकिन इसेंशियल नहीं है, प्रोलीन भी है लेकिन इसेंशियल नहीं है। लेकिन ट्रिप्टोफान जो है, ट्रिप्टोफान यह जो है आपके इसेंशियल है। ये तीनों नॉन इसेंशियल है लेकिन ये इसेंशियल है, आवश्यक एमिनो एसिड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार नहीं है। स्वास्थ्य टीम जो हेल्थ टीम होता है उसका प्रकार नहीं है। परिवार नियोजन, ठीक है। संचरणीय रोग नियंत्रण तथा निवारण, ठीक है ना। तो कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार नहीं है। स्वास्थ्य टीम के प्रकार नहीं है, परिवार नियोजन, संचरणीय रोग नियंत्रण तथा निवारण। देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन है आपका 1 तथा 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2, केवल 2 और केवल 1। तो देखिए इसमें से स्वास्थ्य टीम एक भी है, परिवार नियोजन है नहीं, संचरणीय रोग पर नियंत्रण और निवारण, एक रोग के नियंत्रण और निवारण को हम लोग हेल्थ टीम कहेंगे, नहीं कहेंगे, ये भी गलत। परिवार नियोजन भी हेल्थ टीम नहीं है तो ये भी गलत, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सगर्भात के दौरान एक महिला को नियमित जन्म पूर्व देखभाल डैश में डैश के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है। कहता है यहाँ पे देख लीजिए कि सगर्भता के दौरान एक महिला को नियमित जन्म पूर्व देखभाल डैश के खिलाफ प्रतिरक्षित किया जाता है। रेबीज, टिटनेस, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। आपको पता है कि सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को बच्चा के जन्म से पहले किसके लिए प्रतिरक्षित किया जाता है, तो टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो वही जो है आपका ये होता है, महिला को दिया जाता है जन्म से पहले, पता है आपको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लाभार्थी नहीं है, यानी किसको जो है आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता का लाभ नहीं मिलेगा। एल्कोहलिक पुरुष, गर्भवती महिला, परिचर्या माता, किशोर लड़कियां। तो देखिए पुरुष को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लाभ नहीं मिलता है, जो एल्कोहलिक पुरुष हो मतलब एडल्ट पुरुष हो, बाकी इन तीनों को मिलता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पे भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में लाया गया, यानी ICDS कार्यक्रम किस वर्ष जो है लाया गया संचालन में, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं 1998, 1975, 1949, 1940। राइट आंसर 1975, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योनि की महत्वपूर्ण उपसामान्यता नहीं है, यानी कहता है कि कौन सी योनि की महत्वपूर्ण जो है उपसामान्यता नहीं है, मतलब जो को फैक्टर जो होता है वो इनमें से कौन सा नहीं है। योनि छद अपसामान्यता, पटयुक्त गर्भाशय, संकीर्ण योनि द्वार और एनु जनन। तो आपको पता है कि ये योनि छंद ये भी योनि का को फैक्टर है, संकीर्ण योनि द्वार ये भी को फैक्टर है, और योनि अजनन ये भी जो है आपके को फैक्टर है, सब योनि से रिलेटेड है। लेकिन ये जो यूट्रस गर्भाशय है ये आपके नहीं है, इससे को फैक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि गाँवों की समग्र योजना तथा विकास के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी गाँव को विकास, गाँव को देखरेख, उसके योजनाओं के बारे में कौन उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत, NGO, ठीक है, ग्राम पंचायत, NGO, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो गाँवों के विकास और योजनाओं की बात करेगा तो ग्राम पंचायत होगा, उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र थोड़ी ना उत्तरदायी है, ठीक है। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गृह दौरे यानी होम विजिट का उद्देश्य नहीं है। होम विजिट का उद्देश्य कौन सा नहीं है। परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना,
गाँव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना, परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने तथा आवश्यक स्वास्थ्य कार्रवाई करने में सहायता करना, किसी नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर। इनमें से होम विजिट का सारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन नियमित दौरे की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। होम विजिट में नियमित दौरे की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अपरिपक्व शिशुओं को कई कारणों से तापमान बनाए रखने में कठिनाई होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? भूमि वसा जमाव की कमी, भूरी वसा जमाव की कमी, अपर्याप्त जो है अद्वितीयक जो है मतलब स्किन के नीचे जो फैट होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना, बड़े स्तर क्षेत्र से शरीर के द्रव्यमान का अनुपात, एंड यहाँ पे आपका है पसीना बहाकर तापमान कम करने में असमर्थता। क्वेश्चन पूछ रहा है एक अपरिपक्व शिशु है, कई कारणों से तापमान बनाए रखने में उसको कठिनाई होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह एक कारण नहीं है। ठीक है, यानी कई कारणों से तापमान बढ़ाने में दिक्कत होता है बच्चा का, लेकिन उनमें से एक कारण कौन नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, भूरी वसा जमाव की कमी, वसा में जमाव की कमी होगा तो कठिनाई होगा तापमान को बनाए रखने में। ठीक है, लेकिन पर्याप्त त्वचा के नीचे जो वसा है ये कारण नहीं है, क्योंकि इसके कारण जो है कहीं ना कहीं तापमान कंट्रोल होता है। तो ये अपन जो है राइट आंसर होगा। बाकी अगर द्रव्यमान शरीर में कमी हो जाएगा तो उससे भी जो है आपके लॉस हो सकता है, पसीना बहाएंगे तो इससे भी तापमान जो है लॉस होगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है? तो घुलनशील विटामिन का उदाहरण कौन सा है जल में? पता है, बी और सी, यही 2 ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, बाकी सब फैट में घुलनशील है। ठीक है, तो विटामिन सी राइट होगा, बाकी ये सब फैट में घुलनशील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उप केंद्र पर प्रदान की गई सेवाओं को बताता है? यानी सब सेंटर पर कौन कौन से सेवा दिया जा सकता है? क्या ये जो 2 दिया है ये दोनों दे सकते हैं? सुरक्षित गर्भपात सेवा के लिए परामर्श तथा उचित रेफरल, ये बात सही है। शौचालय के उपयोग तथा उचित अपशिष्ट निपटान सहित स्वच्छता को बढ़ावा देना, ये भी बातें सही है। उप केंद्र पर हम लोग गर्भपात के बारे में जो है जानकारी दे सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, उसको आगे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। साथ में हम लोग उपकेंद्र पर शौचालय का कैसे उपयोग करना है, उसका जो अपशिष्ट होगा उसको अच्छे से कैसे निपटारा करना है और स्वच्छता को कैसे बढ़ाना है, इस सब के बारे में तो बता ही सकते हैं। तो इसलिए जो है दोनों कथन सही है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 2 दोनों, एंड देख लीजिए सी में केवल 1 और डी में ना तो 1 ना तो 2। तो अपन राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारी रोग नहीं है? अब देखिए, गैर संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी मतलब जो फैलने वाला नहीं हो। ठीक है, गैर संचारी मतलब क्या? जो फैलने वाला रोग नहीं हो। तो जो फैलने वाला रोग नहीं हो वो गैर संचारी, और उसके बाद फिर नहीं लगा दिया है मतलब संचारी रोग हो, वो संचारी रोग हो। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारी मतलब जो फैलने वाला नहीं हो, और फिर नहीं लगा दिया है मतलब वो फैलने वाला हो। तो तंबाकू का हानिकारक प्रयोग, ये तो गैर संचारी है। एल्कोहल का प्रयोग गैर संचारी है। स्थूलता गैर संचारी है। लेकिन सुजाक जिसे गोनेरिया बोलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इसमें से चारों में से जो फैलने वाला रोग है वो सुजाक है, जिसे गोनेरिया रोग कहते हैं, और इसके कारण महिलाओं में मृत्यु का कारण भी होता है। देखिए क्वेश्चन समझिए, हिंदी में क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा, नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो फैलने वाला संचारी रोग नहीं है। ठीक है, और फिर नहीं लगा दिया मतलब वो है, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। चेतना के पूर्ण विलोपन, चेतना के पूर्ण विलोपन मतलब कॉन्शियसनेस का पूर्ण रूप से जो है ख़त्म होना क्या कहा जाता है? जिसे रोगी को दर्दनाक उद्दीपक से भी जो है उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। यानी एक पेशेंट है, उसको आप
दर्दनाक उत्तेजक मतलब एक सुई भी चुभाते हैं, किसी चीज़ से जला भी देते हैं, मतलब कोई दर्द वाला प्रोसेस भी व्यक्ति को करते हैं और व्यक्ति को कुछ जो है कॉन्शियस कुछ उसको पता नहीं चल रहा है, मतलब उसे हम लोग क्या कहेंगे, कौमा, आघात, ठीक है, कौमा, आघात, तीव्र श्वसन विफलता और जरीमा, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के एक पेशेंट है और पेशेंट में अगर आघात के देखिए आघात ही अगर भयंकर रूप ले लेता है तो कौमा बन जाता है, समझ लीजिए। तो कौमा में व्यक्ति होता है उसका चेतना पूर्ण रूप से विलोपित हो जाता है, कोई भी दर्दनाक प्रोसेस आप उसके बॉडी पर करेंगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो कौमा की स्थिति होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए, श्यावता त्वचा के किस रंग में परिवर्तित हो जाने वाली द्विवर्णता है। श्यावता जो है त्वचा के किस रंग में परिवर्तित हो जाने वाली द्विवर्णता है, हरा, लाल, पीला, नीला। तो त्वचा जो है श्यावता जो होता है त्वचा के नीला रंग में परिवर्तित हो जाने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संक्रमण का स्रोत पोषक का शरीर ही हो, जब संक्रमण का स्रोत पोषक का शरीर ही हो तो इस प्रकार के संक्रमण को क्या कहा जाता है, ठीक है। अंतर्जात संक्रमण जिसे इंडोजेनियस बोलते हैं, पुनः संक्रमण, रोग लक्षण संक्रमण, लक्ष्यहीन संक्रमण। तो देखिए किसी व्यक्ति का शरीर ही उसका संक्रमण का कारण बने तो वह अंतर्जात संक्रमण होता है, इंडोजेनियस संक्रमण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया, यानी लोगों के बीच लाया गया, 1975, 82, 1960, 1996। तो राइट आंसर अपन 1982 होगा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य जिसे हम लोग नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन कहते हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, NMHP कहते हैं। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, ट्रोफोब्लास्ट की कौन सी परत मानव कोरियोनिक ग्रोडेनोट्रोफिक हार्मोन का उत्पादन करता है, यानी ह्यूमन, ठीक है ना, HCG हार्मोन का जो है हार्मोन का उत्पादन करता है, परत के बारे में पूछ रहा है। ट्रोफोब्लास्ट का कौन सा परत, आप समझ लीजिए, ट्रोफोब्लास्ट करता है, ठीक है, जिसे पोस्कोरक बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट तो करता है बट ट्रोफोब्लास्ट के कौन सा परत करता है, कोशिका पोस्कोरक, उपकलाहीन, पत्निका, और आपको पता है कि HCG हार्मोन का जो है सिक्रेशन कौन करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन का हार्मोन का आप लोग बताइए कौन करता है, ठीक है, आपको पता होगा, प्लेसेंटा आपको एक पता होगा, ठीक है ना, प्लेसेंटा से होता है, लेकिन कौन सा परत पूछ रहा है, तो उसमें जो परत होगा सिंसी, ठीक है, ध्यान दीजिए, सिंसिटियोट्रा फ्लोब्लास्ट, ठीक है, सिंसिटियोट्रोफ्लोब्लास्ट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोणि में कितनी कशेरुक अस्थियां वर्टेब्रा सैक्रम का निर्माण करती है, यानी पेल्विक में कितने वर्टेब्रा मिलके जो है आपको सैक्रम का निर्माण करता है, तो पेल्विक में 4, 5, 7, 6, तो माय डियर कुल मिला के 5 वर्टेब्रा मिल के सैक्रम का निर्माण करता है पेल्विक में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, डैश एक कटक है जो मोटे खंड की निचली सीमा पर बनती है, जहां ये गर्भाशय में निचले खंड से मिलती है। तो देखिए, झिल्लियों का विदार, नरम ऊतक विस्थापन, प्रतिगमन विलय और गर्भाशय क्रिया। तो मैं बता दूं, जो रिग्रेशन रिंग होता है, यह रिग्रेशन रिंग जो है एक प्रकार से आपके बंडल बनाते हैं, जो आपके क्या होता है, मोटे खंड निचली सीमा पर होता है, जहाँ यह गर्भाशय में निचले खंड से मिलता है, तो गर्भाशय के निचले खंड से रिग्रेशन रिंग मिलता है, याद रखिएगा, जिसे प्रतिगमन वलय कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्रश्वसन, निश्वसन तथा विराम शामिल है, वह कौन सी क्रिया जिसमें तीनों श्वसन का शामिल होता है, प्रश्वसन, निश्वसन, विराम, तीनों, ताल अनुक्रम, अश्वसन, मंद श्वसन, श्वसन चक्र। तो जो साइकिल होता है उसमें आपको तीनों शामिल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, एडल्ट हुक वर्म लाइव मेनली इन,
यानी जो वयस्क में जो हुक वर्म होता है वह मेनली रूप से कहाँ पे जिंदा होता है? लंग्स में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमेक में। तो राइट आंसर अपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जिंदा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मम्प्स इज ए वायरल इफेक्ट द इन्फेक्शन दैट प्राइमरी, कहता है मम्प्स तो एक वायरल इफेक्ट है, लेकिन मेनली रूप से यह किसको जो है प्राथमिक रूप से किसको प्रभावित करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड को, एक्सोक्राइन ग्लैंड को, एंड थायराइड ग्लैंड को, एंड सैलिवरी ग्लैंड को। तो माय डियर जो मम्प्स होता है मेनली रूप से सैलिवरी ग्लैंड को जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेराटोजेनिक पोटेंशियल वाला संक्रमण है? टेराटोजेनिक पोटेंशियल वाला संक्रमण है। देखिए, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मिजल्स नहीं होगा, मम्प्स नहीं होगा, रूबेला अपना इसमें राइट आंसर होगा जो टेराटोजेनिक पोटेंशियल इन्फेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइएगा तो हमसे पूछ रहा है भाई टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड बता दो। टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 घंटे, 5 से 10 दिन, 15 से 21 दिन, एंड 8 से 14 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा 8 से 14 दिन टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इन्फेक्शन बॉडी में प्रवेश करने से लेकर जो लक्षण दिखने तक का जो समय अवधि होता है उसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है? तो आपको पता है मेनिंजाइटिस गलत, मेनिंजाइटिस तो एक खुद समस्या है, बीमारी है। सिफिलिस ये भी बीमारी है, सेलिटस ये भी बीमारी है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होता है। इन बातें को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है? तो आपको पता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई यही जो है आपके कुष्ठ रोग का कारण होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, हुक वर्म को डैश के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जियार्डिया, ठीक है, वीप वर्म, एमोबियासिस एंड एंसिलोटोमियासिस। तो देखिए हुक वर्म को हम लोग एंसिलोस्टोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका क्या होती है? तो प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका जो होती है, एक चाइल्ड हेल्थ है, एक कहा जाए तो पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो भूमिका होता है क्या होता है? स्वास्थ्य शिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी खतरों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना, सुविधापूर्वक आहार देना, सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभालकर्ता के रूप में बाल चिकित्सक नर्स की भूमिका क्या होगी? स्वास्थ्य शिक्षा तो होगा ही, स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में मार्गदर्शन करना, ठीक है, सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना, सुविधापूर्वक आहार या बीमारी होने के बाद देख कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ प्यूबर्टी इज बिटवीन, यानी यौना आरंभ का एज जो है कब से कब होता है? ठीक है, ये बताना है। तो यौना आरंभ आप लोग को पता है 9 से 16, 10 से 18, 8 से 10 एंड 9:30 से जो है 14। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, वह प्रतिवर्त रिफ्लेक्स के बारे में पूछ रहा है। वह रिफ्लेक्स जो बच्चे को निपल खोजने में और स्तनपान करने में संपर्क करने में मदद करता है। तो आप लोग को पता होगा मोरो रिफ्लेक्स होता है जिसमें बच्चा कस के चिल्लाने लगता है डरने के बाद। ठीक है, आपको पता है स्वालवेंगी रिफ्लेक्स निगलने वाला, सकिंग रिखल जिसे चूसन प्रतिबंध कहते हैं, लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स इज द राइट आंसर। रूटिंग रिफ्लेक्स होगा जिसमें बच्चे निपल खोजता है साइड में, स्तन को जो है कस के जो है पकड़ता है, तो वो आपके रूटिंग रिफ्लेक्स है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में 2 से 3 वर्ष की आयु की प्री स्कूल बालिकाओं की ऊर्जा की लगभग कितनी आवश्यकता है? तो प्री स्कूल बच्चे होते हैं जो 2 से 3 वर्ष की आयु वाले, उनको कितनी एनर्जी की डेली आवश्यकता जो है आपको पड़ेगा? तो ठीक है, 1200 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 800 किलो कैलोरी, 1400 किलो कैलोरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ऐसी अवस्था जो बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के अपने माता पिता से असहमत होने तक चलती है, लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब। ठीक है, तो ये 2 वर्ष की आयु जिसमें बच्चे जन्म के समय से लेकर बच्चे अपने माता पिता से असहमत होने तक चलती है, ये लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब। यह कौन सा है?
देख लीजिए, द इंटरप्रिटेड स्टेट, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन, द ऑथोरिटेटिव स्टेज और द प्रिपरेशन स्टेज। तो ये आपका होता है चेंजिंग एक्सपेक्टेशन। चेंजिंग एक्सपेक्टेशन में जो होता है यहाँ पे बच्चे असहमति जताते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स, देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ 9 व्हाट इज द परसेंटेज अलॉटेड टू प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट में रूल्स ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जो है प्राइवेट पार्ट को कितने परसेंटेज दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रूल्स ऑफ 9 जला हुआ मरीजों के परसेंटेज घाव निकालने के लिए दिया जाता है, और आपको पता है जीनेटल ऑर्गेन के लिए परसेंटेज कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। चलिए, और आगे पीछे की बात करेगा तो कितना परसेंट, 36%, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, कौन सा कारक बच्चे के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। वह कौन सा कारक है। आनुवांशिकता निभाता है, पर्यावरण भी निभाता है, पोषण भी निभाता है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य से बच्चे के वृद्धि और विकास पर कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे कि देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है। तो एरिक्सन के अनुसार बच्चे में 1 से 3 साल, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18, तो 1 से 3 साल के बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए ये भी आपका स्टार्टिंग ही है और ये भी आपका स्टार्टिंग ही है। तो स्टार्टिंग कहने का मतलब इसमें स्टार्टिंग कौन सा है, 1 महीना है, 3 महीना है, 5 महीना है और 7 महीना है। तो उस हिसाब से तो स्टार्टिंग यही है, 1 महीना के बच्चे में इतना देखने को मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आंत्र और मूत्राशय, बाउल और ब्लैडर प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है। यानी बाउल और ब्लैडर के ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है, 6 से 1 साल, 1 से 1.5 साल, ठीक है, और 1 से 2 साल, 2 से 3 साल। तो अपन राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, 2 से 3 साल में अच्छे ट्रेनिंग की होती है। आगे क्वेश्चन है कि स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि स्तनपान जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, 1st वीक ऑफ मई, 4th वीक ऑफ मई, 1st वीक ऑफ अगस्त एंड 4th वीक ऑफ अगस्त। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से 7 तारीख को जो होता है वो मनाया जाता है, 1st वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल हेल्थ कमेटी जो 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए, ठीक है। तो बहुमंजिला होना चाहिए, ट्रिपल मंजिला होना चाहिए, 2 मंजिला होना चाहिए और 1 मंजिला होना चाहिए। तो देखिए कमेटी ने रिकमेंडेड किया कि जो नर्सरी और जो माध्यमिक विद्यालय हो वैसे विद्यालयों को जो है, जो वैसे विद्यालय हो जो 1 मंजिला हो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, 1 मंजिला को याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक चिकित्सा का अधिकारी को प्रति वर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए। तो एक चिकित्सक अधिकारी जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनको प्रति वर्ष कितने बच्चे को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए। 1000 से 2000, 3000 से 4000, 5 से 6000, 7 से 8000। और आप लोग खुद देखिए कि कितना मेडिकल ऑफिसर जो है बच्चे के साथ स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम करता है, नहीं करता है, कभी नहीं करता है। देखिएगा मुश्किल से कभी स्कूल में चला जाएगा, किसी स्कूल में तो चला गया वरना नहीं जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे को पोषण के बारे में, स्वच्छता के बारे में, ठीक है, सेफ्टी के बारे में, इन सब के बारे में जागरूकता किया जाता है, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर को देखते हुएगा अपने इलाका में करता है, नहीं करता है। तो 5 से 6000 बच्चे को 1 वर्ष में कवर करना चाहिए, इतना बच्चे को कवर करता है, नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पे
कि देख सकते हैं निम्नलिखित में से बच्चे को स्तनपान के रखने का कौन सा तरीका उपयुक्त है। स्तनपान बनाए बच्चे को स्तनपान के लिए रखने का कौन सा तरीका जो है उपयुक्त है। ठीक है, केवल गर्दन पकड़े, बच्चे के निचले हिस्से को पकड़े, बच्चे को सीधे स्थिति में पकड़े, पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़े। तो स्तनपान के लिए बच्चे को पूरे शरीर को अच्छे से पकड़े सहारा देकर, ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय पदार्थ के माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा बिना किसी बाहरी पदार्थ पानी तक नहीं लेता है और सिर्फ माँ के दूध पीता है, तो उसे हम लोग एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट एकनिष्ठ स्तनपान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए। कोई भी हम लोग दवाई एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो कितनी बार उसको जांच कर लेना चाहिए। एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 3 बार करना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिरिंज का वह भाग जहाँ सुई जो है सिरिंज के साथ फिट कहलाता है। यानी सिरिंज का वह भाग जहाँ पे जो सुई होता है वह सिरिंज के साथ जो है फिट होता है। ठीक है, नीडल फिट्स विथ द सिरिंज, यानी नीडल सिरिंज के साथ फिट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं, बैरल कहते हैं, स्टाइलेट कहते हैं। तो राइट आंसर द हब होता है वो चीज़। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम के बाद आने वाला स्तन के दूध को क्या कहते हैं। तो कोलोस्ट्रम जो कि गाढ़ा पीला मिल्क होता है, पहला मिल्क होता है ये, तो इसके बाद जो दूध आता है उसे क्या कहते हैं। पोस्ट कोलोस्ट्रल बोलेंगे, या फिर ट्रांजिशनल मिल्क बोलेंगे, या फोर मिल्क बोलेंगे, या हिंड मिल्क बोलेंगे। तो राइट आंसर ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल मिल्क, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का, यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं। तो दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, याद रहना चाहिए। आगे है टॉपिकल, तो होता है जो बूंद बूंद करके रखते हैं। इनहेलेशन जो श्वसन के जरिए होता है। इंस्टिलेशन जो होता है जो आपके छिद्र वाला में रखते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मूत्र की बारंबारता बढ़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधि के समूह को क्या कहते हैं। यानी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले दवा को क्या कहते हैं। तो डायूरेटिक कहते हैं। ठीक है, रेचक, लैक्जेटिव कहते हैं, एंटीमेटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। तो देखिए डायूरेटिक जो मूत्र की बारंबारता फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, तो राइट तो होगा ये। लैक्जेटिव होता है जो कब्ज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीमेटिक होता है जो आपके एंटीमेटिक वो होता है जो उल्टी को जो है क्या करता है, रोकता है। और एंटीबायोटिक जो है आपके ये इन्फेक्शन के लिए आता है। ठीक है, आगे है 47 नंबर है, समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो समान दृष्टि के लिए पता है, दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यकता है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हेमेटोलॉजिकल सिस्टम के साथ समस्या का सुझाव देता है। हेमेटोलॉजिकल मतलब जो ब्लड से जुड़ा हुआ समस्या है। ठीक है ना, तो पीलिया, अस्थमा, रीनल कैल्कली। तो देखिए जॉन्डिस जो होता है वो ब्लड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिलिरुबिन लेवल जैसे ही ब्लड में बढ़ेगा तो वो आपके जॉन्डिस को बताएगा। बाकी अस्थमा और कैल्कली ब्लड से नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, आगे है 49 नंबर का क्वेश्चन है, माँ से बच्चे में HIV संचरण को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। यानी माँ से बच्चे में HIV ना हो, ना फैले, इसके लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो इसके लिए जो दवा दी जाती है नेविरापिन, एस्टूबिडिन, लैमोबिडिन और एकेवराविर। तो राइट आंसर जो होगा एंटीवायरल दवाई आपका नेविरापिन आता है, तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर बच्चे को किससे बचाने का एक तरीका है। कंगारू मदर केयर किससे बचाने का एक तरीका है, हाइपोगैलेसेमिया के,
या हाइपरग्लाइसेमिया के, या फिर हाइपरथर्मिया के, या फिर हाइपोथर्मिया के। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि आपके हाइपोथर्मिया को गर्म तापमान को मेंटेन करने के लिए KMC ज़रूरी होता है। ठीक है, तो माय डियर आज थोड़ा सा समय का अभाव है, मैंने 50 आपको क्वेश्चन आपको कर दिया। बाकी इसका इस पार्ट का जो 50 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। रेगुलर क्लास करते रहिए, शाम 6 बजे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।